बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्म स्टोरी देखने वाले तमाम दोस्तों को अस्सलामु अलैकुम। प्यारे दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बहुत ही पुराने वक्तों की बात है कि दो मरासी जो आपस में चचा भतीजा थे, एक गांव में रहा करते थे। गांव में वो खुशहाल जिंदगी बसर करते थे। रफ्ता रफ्ता उनकी हालत बद से बदतरीन होती चली गई और आखिरकार यूं हुआ कि उनके पास पैसे की कोई कौड़ी तक न बची और उनके पास खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। बूढ़े चचा ने कहा कि भतीजे, बैठे रहना कोई अक्लमंदी और दानाई की बात नहीं। मुझे जरूर किसी शहर के अंदर जाना चाहिए। हमारे अबा अजदाद यही काम करते थे। हम शहर में लोगों के घरों में उनके मरासी बन के जिंदगी गुजारते थे और उनसे मिलने वाले पैसों से हमारा गुजारा होता था। अब जब से मैं गांव में बैठा हूं, हमारे हालात बदतरीन हो चुके हैं। मुझे जरूर किसी शहर की तरफ निकल जाना चाहिए ताकि कुछ रुपया पैसा कमा के अपना गुजारा कर सकूं। ये बात सुनने के बाद भतीजा बोला, चचा जान, आपने सारी उम्र काम किया है, बेहतर है कि आपके साथ मैं भी शहर चला जाऊं। आपके साथ रहने से मैं भी काम का हुनर सीख जाऊंगा। आपकी तरह मैं भी वहां पर किसी घराने का मरासी बन जाऊंगा और उनके काम काज किया करूंगा। चचा ने कहा कि भतीजे, ये तो तुमने खूब बात कही। जो बंदा सीखने की कोशिश करता है वो हमेशा अपने लिए फायदा ही पाता है। चलो, हो ना हो, मेरे साथ चलो। शहर में जाकर तुम बहुत सी चीजें नई सीखोगे और तुम्हारी जिंदगी भी यहाँ से बेहतर हो जाएगी। ये सोचकर दोनों वहां से अपना रखते सफर बांध कर चल दिए। वो चलते चलते एक पुराने गांव में पहुंच गए जहां पर उनके आबाओ अजदाद कभी जाया करते थे। ये एक बहुत ही खूबसूरत गांव था। गांव की आबादी ज्यादातर राजपूतों की थी। वहां पर गांव में दाखिल होने के बाद भतीजे को लेकर साथ चचा सीधा नंबरदार के पास जाओ पहुंचा और उससे मिलने के बाद कहा कि हमें यहाँ पर किसी घर के अंदर रखवा दो ताकि हम वहां पर उनके काम काज करके अपना गुजारा कर सकें। हमारी हालत बहुत बुरी हो चुकी है। जब तक हमारे आबा अजदाद आपके देहातों में आकर काम करते थे वो खुशहाल थे। अब हम गांव में बड़ी ही काबिले रहम हालत में पड़े हुए थे। आपके पास आने का मकसद यही है कि आप हमें किसी घर के अंदर छोड़ आएं ताकि यहाँ पर हम अपनी रोजी रोटी का इंतजाम कर सकें। उनकी बात तफसील से सुनने के बाद नंबरदार ने कहा कि आप फिक्र मत करें। उसने कहा कि मैं आपको किसी घर के अंदर छोड़ आता हूँ और आपका भतीजा जब तक मैं इंतजाम नहीं कर देता मेरे पास ही रहेगा। ये कहने के बाद उसने चचा को साथ लिया और एक राजपूत के घर में जाकर उसे छोड़ आया। राजपूत जिम्मेदार था। वो और उसकी माँ काम की गरज से खेतों में गए हुए थे और खेतों में काम कर रहे थे। उसकी बीवी पीछे घर में मौजूद थी। मरासी जब घर में गया तो नंबरदार ने उस औरत को बताया कि यह आपका नया मरासी है, ये आपके पास ही रहेगा। इसकी खाने पीने का बंदोबस्त भी आपने ही करना है। ये कहने के बाद नंबरदार अपने घर की तरफ वापस चल दिया। मरासी जिम्मेदार की बीवी से कहने लगा कि मैं बहुत ही ज्यादा भूख महसूस कर रहा हूँ। जिम्मेदार की बीवी ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा कि तुम्हारे सामने मैं दो बातें रखती हूँ। पहली बात यह कि अगर तुम दाल रोटी खाना चाहते हो तो मैं तुम्हें वो फराहम करती हूँ। अगर तुम दाल रोटी नहीं खाना चाहते तो तुम्हें मिठाइयाँ और रंग बिरंगे खाने भी मिल सकते हैं, लेकिन उसके लिए एक शर्त है। अगर तुम मेरी शर्त को पूरा कर दोगे तो फिर ये मिठाइयाँ मैं तुम्हारे हवाले कर दूंगी और तुम जी भरकर इनको खाना। चचा ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा कि आपकी जो भी शर्त है आप मुझे फौरी तौर पर बताएं। भला मिठाइयों के होते हुए दाल रोटी को कौन पसंद करेगा? मैं तो आपके घर से रंग बिरंगी मिठाइयाँ और खाने खाना चाहता हूँ। ये बात सुनने के बाद उस औरत ने कहा कि मैंने आपसे ये शर्त रखनी है कि आप अगर ये मिठाइयाँ खाना चाहते हैं तो मुझे एक कहानी सुनाना पड़ेगी, और वो ऐसी कहानी हो जो ना तो कभी सुनने में आई हो, ना कभी वो देखने में आई हो, और ना ही किसी के तजुर्बा से गुजरी हो।
ये बात सुनने के बाद मिरासी ने कहा कि आप मिठाई मेरे पास लाएं, मैं मिठाई खा के आपको कहानी सुनाऊंगा। औरत ने कहा, नहीं, मिठाई खाने से पहले मैं तुमसे ये कहानी सुनना चाहती हूँ, वरना मैं ये मिठाई तुम्हें कभी नहीं दूंगी। ये सुनकर मिरासी ने कहा कि प्यारी बेटी, भला ऐसी कहानी कोई हो सकती है जिसको ना तो कभी किसी ने कहा हो, ना किसी के तजुर्बे में से गुजरी हो, और ना ही किसी ने उसको सुना हो। ऐसी कहानी तो बिल्कुल भी नहीं हो सकती। तुम ऐसी जिद ना करो जो पूरी ना हो सके। ये सुनकर जिमींदार की बीवी को बहुत गुस्सा आया। उसने मिरासी को कहा कि यहाँ से फौरी तौर पर उठ जाओ, खाने को तुमने हरगिज हाथ नहीं लगाना है। ये कहकर उसने एक टांग से मिरासी को पकड़ा और अपने घर के दरवाजे से घसीटती हुई कली से उसको ले जाकर नंबरदार के डेरे पर फेंक आई और कहा कि दोबारा से मेरे घर में आने की बिल्कुल भी जुर्रत ना करना, क्योंकि मेरी शर्त अगर पूरी ना हो सकी तो मैं तुम्हें कभी खाने के लिए कुछ नहीं दे पाऊंगी। इसके बाद जब चचा नंबरदार के डेरे पर पहुंचा तो वहां पर उसका भतीजा मौजूद था। भतीजे ने कहा कि चचा जान, खाना तैयार हो रहा है, आप वापस आ गए, क्या आपने खाना नहीं खाया? क्या आपको वहां पर काम नहीं मिला? चचा ने कहा कि भतीजे, ऐसी बात नहीं है, मैं जहां पर गया था वहां पर जिमींदार की बेगम ने मुझसे एक अजीब किस्म की बात कही। उसने कहा कि मुझे एक कहानी सुनाओ जो ना सुनने में आई हो और ना कभी किसी ने कही हो और ना किसी के तजर्बा में से गुजरी हो। भला तुम ही बताओ तो ऐसी भी कोई कहानी हो सकती है? उसने मुझे खाना नहीं दिया और अपने घर से निकल जाने के लिए कहा, इसलिए मैं यहीं पर आ गया हूँ। मैं तो खाना यहीं से खा लूंगा, लेकिन मेरा ख्याल है कि तुम वहां पर उस जिमींदार के घर में चले जाओ, तुम्हें वहां पर तमाम किस्म की मिठाइयाँ मिलेंगी। मेरा ख्याल है कि तुम अपनी जहानत से वहां पर रहने के काबिल भी हो जाओगे, क्योंकि तुम बोलने में अपना सानी नहीं रखते और तुम्हारी जहानत को भी मैं तस्लीम करता हूँ। ये बात सुनने के बाद भतीजे ने चचा से कहा कि चचा जान, अगर आपको मुझ पर इतना ही एतमाद है तो मैं आपकी बात मान लेता हूँ और मैं उसी जिमींदार के घर में चला जाता हूँ, लेकिन मेरे लिए एक परेशानी है। चचा ने पूछा कि भतीजे, वो क्या परेशानी है? मिरासी बोला कि मुझे उस जिमींदार के घर का अता पता मालूम नहीं है। उसके घर का पता तो सिर्फ आपको ही मालूम है। आप मुझे बताएं कि उसका घर कहाँ पर है, ताकि मैं वहां पर जाकर उस औरत से मिल सकूं। जब चचा ने ये बात सुनी तो उसने अपने भतीजे से कहा, भतीजे, तुम यहाँ से नंबरदार के डेरे से निकलोगे तो निकलते ही तुम्हें पीछे रास्ता नजर आएगा। इस खुले रास्ते पर, जो कि कच्चा है, तुम देखोगे कि एक लंबी लाइन लगी हुई है जो किसी चीज के घसीटे जाने के निशानात हैं। ये निशानात जहां पर जाकर खत्म होंगे वही उस राजपूत का घर होगा और किसान की बीवी उसी घर में रहती है जिसका मैंने तुमसे जिक्र किया है। भतीजे ने ये बात सुनी तो उसने कहा कि चचा जान, वो निशान किस चीज का है? चचा ने बताया कि उनके घर में अभी अभी एक गाय का बछड़ा मरा था, जिसको वो घसीट कर इस रास्ते से लेकर आए थे और वो नंबरदार के मकान के पास से ही गुजरे होंगे, इसलिए निशानात अभी ताज़ा हैं। तुम्हें वो घसीटने के निशानात मिल जाएंगे। जब ये बात सुनी तो भतीजे ने चचा को खुदा हाफिज कहा और उस रास्ते पर चल पड़ा। जब वो नंबरदार के घर से निकला तो उसके घर के पिछवाड़े की तरफ उसको वो निशानात नजर आए जो कच्चे रास्ते पर बने हुए थे, जिस पर किसी चीज को घसीटा गया था। वो लड़का उन निशानात पर चलता हुआ वहां तक पहुंच गया जहां पर जिमींदार का घर था। दरवाजे के करीब पहुंचकर उसने दरवाजे दस्तक दी। दरवाजा खुला। दरवाजे के अंदर से जिमींदार की बीवी ने पूछा कि तुम कौन हो? भतीजे ने बताया कि अभी जो शख्स आपको अपने आप को मरासी बता रहा था वो मेरा चचा था, मैं उसका भतीजा हूँ। मैं भी आपके पास काम करने के लिए आया हूँ। उस औरत ने कहा कि तुम आ जाओ यहाँ पर, लेकिन मेरी वही शर्तें हैं। क्या तुम दाल रोटी खाना पसंद करोगे या फिर तुम्हें मिठाइयाँ दी जाए?
उस लड़के ने कहा कि मुझे आप मिठाइयाँ दें। औरत बोली कि मिठाइयाँ सिर्फ इसी सूरत में तुम्हें मिल सकती हैं कि अगर तुम मुझे ऐसी कहानी सुनाओ जो ना तो किसी के तजुर्बे में आई हो, ना सुनने में आई हो, और ना ही कोई उसको बयान कर सका हो। जब ये बातें सुनी तो उस लड़के ने कहा, मैं आपको ये कहानी सुनाऊंगा, लेकिन इससे पहले आप मुझे वो मिठाइयाँ लाकर दे दें ताकि मुझे पता हो कि मेरे लिए खाने का इंतजाम हो चुका है। उस औरत ने हैरानगी से पूछा कि तुमने ये तो बताया ही नहीं कि तुम्हें मेरे घर का पता किस तरह से मालूम हुआ, क्योंकि तुम्हारे चचा के साथ तो गांव का नंबरदार भी आया था। तुम अकेले ही हो, तुम्हें मेरे घर का पता किसने बताया? तो उस नौजवान ने कहा कि मेरे चचा ने बताया था कि वहां से एक जानवर को घसीटकर नंबरदार के डेरे तक ले जाया गया है, जो ताजा ताजा मरा था। मैं उन्हीं निशानात पर चलता हुआ आपके घर में पहुंचा हूं। उस औरत ने कहा कि कोई जानवर नहीं मरा था, बल्कि तुम्हारे चचा ने जब मेरी शर्त पूरी नहीं की तो मुझे टांग से घसीटकर उस रास्ते से लेकर नंबरदार के रास्ते पर छोड़ आई हूँ। नंबरदार के डेरे पर जाकर उसने तुमसे गलत बयानी की है कि हम जानवर को घसीटते हुए ले गए हैं, बल्कि हम तो तुम्हारे चचा को इस तरह से घसीटते हुए नंबरदार के डेरे तक छोड़कर आए हैं। जब ये बात सुनी तो नौजवान को दिल ही दिल में बड़ा अफसोस हुआ, लेकिन उसने कहा कि आप इस तरह से करें, मिठाइयों के साथ अगर किसी सब्जी वगैरह का भी इंतजाम हो जाता तो बहुत ही बेहतर था। मैं आपको कहानी जरूर सुनाऊंगा। ये सुनकर उस किसान की बीवी को बड़ी खुशी हुई। उसने खुश होते हुए कहा कि सब्जियों का इंतजाम तो मैंने नहीं किया, लेकिन मेरे पास मिठाइयाँ जरूर मौजूद है। मैं मिठाइयाँ ले आती हूँ, तुम जल्दी करो, मुझे कहानी सुनाओ। नौजवान बजिद था कि मुझे किसी न किसी किस्म की सब्जी भी जरूर चाहिए ताकि मैं अपना पेट भर सकूं, फिर मैं आपको कहानी सुनाऊंगा। उस औरत ने कहा कि घर में किसी किस्म की सब्जी मौजूद नहीं है। नौजवान मिरासी कहने लगा कि अभी मैं गली में से देख कर आया हूँ कि वहां पर एक बंदा 12-12 फुट की गोभी बेच रहा था, और बहुत ही प्यारी गोभी थी। आप भी उसको जाकर देखें और उसका एक फूल ले आए, वो कई दिनों तक आपके पास से खत्म नहीं होगा। जब जिम्मेदार की बीवी ने ये बात सुनी तो उसको हैरानगी हुई। वो फौरी तौर पर बाहर निकल गई ताकि उस गोभी को देख सके और घर में ला भी सके, ताकि मरासी की ख्वाहिश भी पूरी हो जाए। वो बाहर निकल गई। उसके बाहर जाने के फौरी बाद उसका खाबंद भी, जो खेतों में काम कर रहा था, घर वापस लौट आया था। उसने आते ही नौजवान मरासी को देखा तो पूछा कि अबे तुम कौन हो? नौजवान मरासी बोला कि मैं आपका मरासी हूँ, मुझे आपकी बीवी ने कुछ खाने के लिए नहीं दिया, मैं बहुत भूखा हूँ। वो बाहर खजूरें लेने के लिए चली गई है, हालांकि कह रही थी कि घर में मिठाई भी मौजूद है। आप कैसे राजपूत हैं कि घर में मिठाई होते हुए भी खजूरों से मेरी तवाज़े करेंगे? ये सुनने के बाद राजपूत को कुछ शर्मिंदगी सी महसूस हुई। उसे अपनी बीवी पर बड़ा गुस्सा आया कि उसने एक मरासी से बात करवा दी है, अब वो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। उसने मरासी को कहा कि तुम यहाँ पर बैठो, उसको मैं दुरुस्त कर लूंगा। वो फौरी तौर पर अंदर गया और तमाम मिठाइयाँ लाकर मरासी के सामने रख दी। मरासी ने मिठाइयों को जी भर कर खाया और इसके बाद राजपूत को कहा कि अपनी बीवी को वापस ले आए। राजपूत बाहर निकल गया। उसके हाथ में एक बड़ा सा डंडा भी था, क्योंकि इसको अपनी बीवी की इस हरकत पर बहुत ही गुस्सा आया था। दूसरा, वो उसको बगैर बताए बाहर से खजूरें खरीदने के लिए चली गई थी। जब राजपूत बाहर निकल गया तो उसके निकल जाने के बाद मरासी को सख्त प्यास महसूस हुई। उसने इधर उधर देखा, लेकिन उसको कहीं भी पानी नजर नहीं आया। इतने में राजपूत की माँ, जो कि एक बूढ़ी औरत थी, कमरे से बाहर निकलती हुई दिखाई दी। उसने कहा कि तुम क्या कर रहे हो यहाँ पर, और कौन हो? मरासी ने उसको कहा कि बड़ी भी मैं आपका मरासी हूँ, मैं आपसे पानी का तलबगार हूँ। मैंने कहा भी था राजपूत साहिब को कि मुझे पानी दे दें, लेकिन वो दोनों मियाँ बीवी दरिया की तरफ गए हैं। शायद उनका कोई रिश्तेदार फौत हो गया है। वो अपने ससुराल में इस फौतगी की वजह से जल्दी में मुझे पानी पिलाए बगैर ही
यहाँ से चले गए हैं। बड़ी बीवी ने जब ये बात सुनी तो उनको बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि आजकल के बच्चों का भी कोई हाल नहीं, कम से कम जाते हुए मुझे ये बात तो बता देते कि कौन फौत हुआ है और मुझसे पूछ भी लेते। मरासी बोला कि बिल्कुल बड़ी भी, आजकल के बच्चों के यही हालात हैं। वो बड़ों को किसी मामले में पूछते ही कब हैं। जरा मुझे ही देख लीजिए, मैं इतनी दूर से सफर करके आया हूँ, लेकिन मियाँ बीवी में से किसी ने मुझको पानी तक नहीं पूछा। बड़ी अम्मा ने कहा कि बेटा तुम फिक्र ना करो। वो जल्दी जल्दी से मरासी के लिए पानी लेने के लिए चली गई। वो पानी लेकर वापस आई तो मरासी ने पानी पी लिया। इतने में राजपूत बाहर बाजार में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी बीवी एक तरफ से कुछ खरीदारी करने के लिए गई हुई है। वो सब्जियों की दुकानों पर इधर उधर देख रही है। उसे अपनी बीवी की इस हरकत पर बड़ा ही गुस्सा आया। उसने डंडा ले जाकर अपनी बीवी के मारा। उसकी बीवी डंडा खाते ही नीचे गिर पड़ी। वो बेहोश हो चुकी थी। इधर उधर से लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने कहा कि ऐसा क्यों करते हो, ये तुम्हारी बीवी है, जो मसला भी है तुम्हारा इसको अपने घर में ले जाओ और घर में जाकर आराम से अपने तमाम मामलात को हल कर लेना। इस तरह बीवी का लोगों के सामने क्यों तमाशा बनाते हो। राजपूत ने लोगों की बात सुनी तो वो खामोश हो गया। थोड़ी देर बाद उसकी बीवी होश में आ चुकी थी। वो अपने शौहर के साथ अपने घर की तरफ चल पड़ी। वो दोनों घर की तरफ आ रहे थे। इतने में मरासी ने पानी पिया और नंबरदार के डेरे की तरफ भाग निकला। वहां पर जाकर उसने नंबरदार को सारी कहानी बयान कर दी और कहा कि मुझसे एक अजीब किस्म की दरखास्त की गई थी कि मुझे ऐसी कहानी सुनाओ जिसकी वजह से मैंने ये सारा काम किया है। अब मुझे यकीन है कि राजपूत वापस आएगा तो उसको मुझ पर बड़ा गुस्सा आएगा और वो अपनी लाठी लिए अपनी बीवी को छोड़कर मेरी तरफ आ जाएगा और मुझे जान से मारने की कोशिश करेगा। खुदारा आप ही हैं जो मुझे उससे बचा सकते हैं। नंबरदार ने ये बात सुनकर मरासी को तसल्ली देते हुए कहा कि तुम यहाँ पर बैठ जाओ, राजपूत आएगा तो मैं खुद ही उससे बात कर लूंगा। अभी वो बातें ही कर रहे थे कि उन्हें एक तरफ से चचा आता हुआ भी दिखाई दिया। वो सब सर जोड़कर बैठ गए और बातें करने लगे। राजपूत जब बीवी को लेकर अपने घर में पहुंचा तो उसने देखा कि उसकी वालदा घर में मौजूद है, जो उनके आते ही ऊंचे ऊंचे रोने लगी। जब उसको रोते देखा तो बहू ने भी ऊंची ऊंची रोना शुरू कर दिया। उनके अंदर ये रवाज था कि उनका रिश्तेदार जब कोई मर जाता था तो वो ताजियत करते और घर में ऊंची ऊंची रोते। सास ने इसलिए रोना शुरू कर दिया था, उसके ख्याल में बहू का कोई करीबी रिश्तेदार मर चुका था और बहू इसलिए रो रही थी। उसके ख्याल में यह था कि शायद उनके जाने के बाद उसकी सास के रिश्तेदारों में से कोई मर गया है, जिसकी वजह से वो रो रही है। उनकी आवाजें सुनकर इर्द गिर्द मोहल्ले के कुछ अफराद भी इकट्ठे हो गए। औरतें उनके घर आना शुरू हो गई। सब लोगों ने रोना शुरू कर दिया। अब ना तो किसान की बीवी खामोश हो रही थी। वो समझती थी कि अगर वो चुप हो जाएगी तो बड़ी अम्मा का रिश्तेदार फौत हुआ है। वो क्या समझेंगी कि ये खुश हो रही है, ये रो नहीं रही। मेरे रिश्तेदार की मौत के बावजूद इसको रोना नहीं आ रहा, जबकि सास इस वजह से रो रही थी कि बहू ये ना समझे कि उसका करीबी रिश्तेदार मर गया है और उसकी सास चुप करके बैठी हुई है। वो दोनों बराबर पर रो रही थी, कोई भी उनमें से चुप नहीं कर रहा था। बिला आखिर रोते रोते सास चुप कर गई, क्योंकि वो एक बूढ़ी औरत थी, उससे मजीद रोया नहीं गया। जब वो चुप हुई तो उसके बाद बहू ने सवाल किया कि बड़ी अम्मा, कौन फौत हुआ है आपके रिश्तेदारों में से। जब उसकी बात सुनी तो बड़ी अम्मा ने हैरत से कहा कि मेरे रिश्तेदारों में से कोई नहीं मरा। मुझे तो पता चला है कि तुम्हारे रिश्तेदारों में से कोई मर गया है, इसीलिए तुम लोग बाहर गए हुए हो। जब ये बात सुनी तो राजपूत को सख्त गुस्सा आया। उसने कहा कि आप लोगों को किसने खत लिखा है कि किसी का रिश्तेदार मर चुका है। तो बड़ी बी ने बताया कि मुझे तो मरासी ने बताया था कि आप दोनों दरिया की तरफ गए हुए हैं, क्योंकि तुम्हारे ससुराल में से तुम्हारा कोई रिश्तेदार मर गया है। जब ये बात सुनी तो राजपूत को सख्त गुस्सा आया। उसने कहा कि उसने मुझे तो कहा था कि तुम्हारी बीवी
खजूरें लेने के लिए बाहर गई हुई है। जब उसकी बात सुनी तो बीवी बोली कि मैं खजूरें नहीं बल्कि उसके कहने पर बाहर सब्जी लेने के लिए गई हुई थी। जब ये सारी बातें पता चली तो राजपूत को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। उसने कहा कि उस मरासी की खैर नहीं जिसने अपनी बेवकूफ़ी की वजह से घर में इतनी हंगामा आराई करवा दी है। उसने डंडा उठाया और सीधा नंबरदार के डेरे की तरफ जा पहुंचा। जब नंबरदार के डेरे पर पहुंचा तो उसने वहां पर जाकर कहा कि वो मरासी कहां पर है, उसे बाहर निकालो। इतने में वो नौजवान मरासी बाहर आ गया। जिम्मेदार उसको पहचान नहीं सका था क्योंकि उसने जल्दी में उसको देखा था। उसने कहा कि जल्दी से बताओ वो कौन था, और उसने हमारे घर में बहुत हंगामा आराई करवाई है, इसलिए उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। जब ये बात सुनी तो नंबरदार ने कहा कि भाई ठहरो, तुम इस तरह से मेरे डेरे पर आकर कोई हंगामा आराई नहीं कर सकते। पहले पूछो कि वजह क्या हुई थी। तो जिम्मेदार ने पूछा कि बताओ वो मरासी कहाँ पर है। वो मरासी बोला कि जी हुजूर, मैं ही वही मरासी हूँ। पहले मुझसे पूछ लीजिए कि मैंने ये तमाम काम क्यों किया है, फिर इसके बाद आपने मुझे जो भी सजा देनी हो मैं उसका मुस्तहिक हूँगा। उसकी बात सुनने के बाद जिम्मेदार खामोश हो गया और उसने पूछा कि क्या वजह थी जो तुमने हमसे इतना बड़ा झूठ बोला और हमारे साथ इतनी बड़ी हंगामा आराई की। नौजवान मरासी कहने लगा कि हुजूरे वाला, जब मैं आपके घर में गया तो मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे खाना मिले। आपकी बीवी ने कहा कि अगर तुम खाना और उम्दा किस्म की मिठाइयाँ खाना चाहते हो तो मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाओ जो आज तक ना तो सुनने में आई हो, ना देखने में आई हो, और ना ही कोई तजुर्बे में से गुजरी हो। तो उसके बाद मैंने सोचा कि मैं आपको ऐसी कहानी सुनाता हूँ। उसके बाद मैंने आपकी बीवी से कहा कि बाहर सब्जी बिक रही थी और 12-12 फीट के बड़े बड़े गोभी के फूल थे। आप जरा मेहरबानी करें, अगर सब्जी भी मिठाई के साथ हो जाए तो क्या ही बात होगी। वो बिना सोचे समझे ही लेने के लिए चली गई। हालांकि आप जानते हैं कि कभी किसी ने 12-12 फीट लंबे गोभी के फूल नहीं देखे होंगे। ये ऐसी बात थी जो कभी देखने में नहीं आई थी। इसके बाद मैंने आपको बताया कि आपकी बीवी बाहर से खजूरें लेने के लिए गई हुई है। हालांकि वो तो सब्जी खरीदने के लिए गई हुई थी, और मैंने ये भी कहा कि मेरी उसने खातर मुदारत नहीं की। घर में मिठाइयाँ होने के बावजूद वो खजूरें लेने के लिए चली गई है। आपने उसको बाजार में जाकर डंडे की मदद से पीटा। ये ऐसी बात थी जो कभी देखने में नहीं आई थी। ये सारे लोगों ने देखी। इस तरह से मेरी दूसरी शर्त भी पूरी हो गई। तीसरी बात, जब आप घर में पहुंचे तो आप लोगों ने रोना शुरू कर दिया। बिना तहकीक के ही आपकी सास समझ रही थी कि बहू का कोई रिश्तेदार मरा हुआ है, जबकि आपकी बीवी ये समझ रही थी कि आपकी सास का कोई रिश्तेदार मर चुका है। वो दोनों रात तक रोती रही, पूरे मोहल्ले को भी इकट्ठा कर लिया, लेकिन मरा कोई भी नहीं था। ये ऐसी बात है जो सुनने में कभी नहीं आई। इस तरह से मेरी तीनों शर्तें पूरी हो चुकी हैं। आपकी बीवी ने मुझे इन शर्तों को पूरा करने ही के लिए तो कहा था। ये बात सुनकर राजपूत खामोश हो गया। नंबरदार मुस्कुराने लगा और उस मुरासी को लेकर उसकी बीवी के पास पहुंच गया। जब उसकी बीवी ने ये सारी बात सुनी तो वो बहुत खुश हुई। उसने मरासी को बहुत सी दाद दी और साथ में उसके लिए आला किस्म की मिठाइयाँ और खाने भी तैयार किए। इस तरह से मरासी उनके पास ही रहने लगा। इस तरह से मरासी उनके घर में रहने लगा और हंसी खुशी जिंदगी गुजारने लगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको भी हमारी कहानी पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल इलम स्टोरी टीवी को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो।